नमस्कार और एक और वित्तीय चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक होने वाला है। अब एक भारतवासी दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, दिल से रहता तो स्वदेशी ही, पर सिर्फ दिल से नहीं, आयकर विभाग के कुछ नियमों के अनुसार ITR से भी आपका नाता बेजोर रह जाता है। साफ भाषा में कहे तो एक NRI को किन किन शर्तों पर ITR फाइल करना चाहिए और कैसे ये पूरा प्रोसेस करना चाहिए, ये हम आज समझेंगे। तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती से आपकी सारी ITR फाइलिंग को नुकसान हो सकता है और आपसे अनजाने में कुछ नियमों का उल्लंघन भी हो सकता है। जैसा कि हमारे बड़े कह गए हैं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। वित्तीय व्यापार में इसके मायने थोड़े ज्यादा है। अब आपको ज्यादा इंतजार ना कराते हुए सीधा बढ़ते हैं मुद्दे की तरफ। कोई भी नागरिक भारतीय आयकर विभाग को कितना टैक्स देगा और किस तरह से ITR भरेगा, ये तय करता है उनका रेसिडेंशियल स्टेटस। जहां भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए ये सिस्टम अलग तरीके से काम करता है, विदेश में रहने वाले नागरिकों को ये कुछ गिनती की कैटेगरी में बांट देता है। अब अगर आप विदेश में रहकर ITR फाइल करने की सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपको ITR भरना कब कंपलसरी है और कब नहीं। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार यदि आप एक प्योर फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से कम भारत में रहे हैं, तो आप NRI की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा एक होता है ऑर्डिनरी इंडियन रेसिडेंट और एक है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी इंडियन रेसिडेंट, RNOR। और हाँ, अगर आप फिजिकली भारत में 60 दिन से 365 दिनों के बीच भारत में पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर से रहे, तो आप बताई गई इन कैटेगरीज में आ सकते हैं। अभी भी अगर आप श्योर नहीं हैं, तो ऑनलाइन जाइए और सर्च करिए रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेटर, तो आपको एक माध्यम मिल जाएगा जिससे आप आसानी से अपने रेसिडेंशियल स्टेटस के डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एक बार आप अपना रेसिडेंशियल स्टेटस जान गए, तो अगला कदम है ये जानना कि क्या भारतीय वित्तीय विभाग के अनुसार ITR भरने की आपको जरूरत है भी या नहीं। तो नियम तो साफ कहता है कि अगर आपकी भारत से कमाई जाने वाली आय 2.5 लाख से ज्यादा है या फिर आप TDS रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, तो आप ITR भर सकते हैं। इसे ट्रैक करने के लिए भी आप इनकम टैक्स का AIR सिस्टम यूज कर सकते हैं, जो कि उनकी वेबसाइट पर फ्री है। अब समझते हैं कि किस किस तरह की आय पर एक NRI को भारत को टैक्स देना होता है। पहले तो अगर आपकी आय सैलरी बेस्ड है, तो 2 सूरतों में आपको भारत को टैक्स देना है। एक, अगर वो जो सैलरी है वो आपके इंडियन अकाउंट में आती है या किसी रिश्तेदार के इंडियन अकाउंट पे आती है। दूसरा, अगर आपकी सैलरी या कमाई का सोर्स इंडियन है, तो भी आपको भारत को टैक्स देना होगा। एक और साधन है जिसकी आय पर आपको टैक्स देना होगा। आपके हिंदुस्तान में अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि आपका इनकम का एक सोर्स है, तो ये भी कानूनन टैक्सेबल है। इस मामले में भी 2 तरह के केस बनते हैं, या तो वो होम प्रॉपर्टी है या रेंटल, जिसमें टेनेंट्स आपको पेमेंट करते हैं। होम प्रॉपर्टी के केस में जो कैलकुलेशन है वो वैसी ही होगी जैसे कि किसी भारतीय नागरिक की हो। आप होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन प्रिंसिपल कटौती के बाद क्लेम भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ किराएदारों को ध्यान रखना है कि घर के मालिक को पैसे देते वक्त TDS का खास ध्यान रखा जाए। इससे ITR फाइलिंग के वक्त दोनों ही पार्टीज को फायदा होगा। और भी अगर कोई इनकम है जिसका सोर्स भारतीय है, तो भारत सरकार उस पर टैक्स की कानूनन हकदार है। NRE एंड FCNR अकाउंट्स पर मिलने वाले ब्याज टैक्स फ्री है, पर NRO अकाउंट्स पर मिलने वाले ब्याज भी टैक्स के हेतु उपयुक्त है। स्पेशल प्रोविजन सैलरी और प्रॉपर्टी के अलावा कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके अंडर NRIs आते हैं। जैसे कि कोई भी NRI अगर भारत में कोई नई संपत्ति में निवेश करता है, चाहे वो स्टॉक्स हो, शेयर बाजार हो या अन्य कोई निवेश, तो उसका 20% टैक्स उसे सरकार को देना आवश्यक है। और हाँ, एक NRI को 87A रिबेट की अनुमति नहीं है अगर उसकी आमदनी 2.5 लाख से ज्यादा है। अब जब ITR से पहले के सभी सवाल क्लियर हो गए हैं, तो फिर आपको ITR 2 या ITR 3 फॉर्म भरना चालू करना है। ITR फाइलिंग की प्रक्रिया किसी भी NRI के लिए या भारतवासी के लिए ज्यादा कठिन नहीं। सरकार ने सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए पूरी कागजी कार्रवाई ऑनलाइन कर दी है और उससे जुड़ा कोई भी संचार ऑनलाइन ही होता है।
सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। वहां से केवल ITR 2 या ITR 3 को चुनकर उसे भरना है। सभी पूछी गई जानकारी को बहुत ध्यान से भरिएगा और NRI केसेस में आपको अपनी मौजूदा रेसिडेंटशिप की जानकारी भी देनी होती है। इसमें सबसे जरूरी है आपके उस देश का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे सरकार को यह आश्वासन मिलता है कि आपने बाहर कभी टैक्स की चोरी नहीं की। इसके अलावा कुछ अन्य सवाल हैं, जैसे आप कितने दिन से उस देश में रह रहे हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम, या सब भी आपको बताना होता है। साथ ही आपके भारत में बीते गए सालों में बिताए गए दिनों की गिनती, ये सभी जानकारी एकदम सटीक होनी चाहिए और सभी के आपके पास कागजी प्रूफ्स भी होने चाहिए, ताकि आगे आपको ITR फाइलिंग में भी कोई दिक्कत ना हो। ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, ITR फाइलिंग करते वक्त छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, मगर उन गलतियों की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। और इसलिए सबसे पहली सलाह ये होती है कि कोई भी ऐसी फाइलिंग करने से पहले आप एक प्रोफेशनल की सहायता जरूर लें। इससे आपके केवल समय की ही नहीं, बहुत तरह की सरदर्दी से भी बचत हो जाती है। साथ ही जरूरी है कि एक प्रोफेशनल की गाइडेंस से आपकी ITR फाइलिंग की पूरी प्रक्रिया हैसल फ्री बन जाती है, पर शर्त ये है कि प्रोफेशनल्स एक्सपीरियंस्ड और सर्वगुण संपन्न होने चाहिए। मगर अच्छी बात यह है कि ऐसी गाइडेंस के लिए आपको किसी और देश में तलाश की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम कॉर्पबिज पर आपको प्रदान करते हैं हर तरीके की फाइनेंशियल और टैक्स रिलेटेड गाइडेंस, जिससे आपकी छोटी सी छोटी कागजी कार्रवाई रहे हैसल फ्री और मिस्टेक फ्री। तो ITR की चिंता हो या TDS का स्ट्रेस, सारे झंझट का वन स्टेप सॉल्यूशन है कॉर्पबिज। और भी ऐसी वित्तीय ज्ञानकार वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपसे फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ एक नई चर्चा में। धन्यवाद।